नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में जो बातें रह गई थी उसको हम पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे, जितेंद्र यादव, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देनी है। जानकारी ये है कि बीपीएससी के लिए संस्कृति आईएएस फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है और ये फाउंडेशन कोर्स आप लोगों को 4 सितंबर शाम 7 बजे से दिखाई देगा। आप इसे जल्द से जल्द जो भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं अपने आप को एनरोल कर लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़ीस में अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25,000 का अभी रखा गया है। साथ ही साथ ये फाउंडेशन कोर्स है, तो फाउंडेशन कोर्स में ये बात समझनी है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही शामिल है। ईएमआई की व्यवस्था दी गई है, ईएमआई की सुविधा दी गई है कि आप अगर एक बार में देने में सक्षम नहीं हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आप 3 किस्तों में ईएमआई दे करके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। इसकी जो वैधता होगी, अर्थात क्लास शुरू होने से पहले या कोर्स जब से शुरू होगा तब से लेकर के 1 वर्ष की वैधता होगी। वैधता के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप इसे असीमित बार देख सकते हैं, अर्थात कितनी बार भी आप देखना चाहें तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी और नियमित क्लास टेस्ट भी होगा। इसके अलावा प्रत्येक विषय की बात की जाए या खंड की बात की जाए तो क्लास नोट्स दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को सहायता मिलेगी। जो बातें बताई जाएंगी क्लास में, जो पढ़ाई जाएंगी वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ आप लोगों के सहयोग के लिए क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके लिए अगर आप लोगों को कॉल करके बात करनी है या कोई समस्या है तो 9555124124 इस नंबर पर कॉल करके हमारी कॉलिंग टीम से आप बात कर सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी कॉलिंग टीम से बात कर सकते हैं। वो सारी बातें कैसे क्या करना है आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बात कर लिया था योजनाओं से संबंधित, ठीक है। तो योजना से संबंधित जितने प्रश्न थे उसमें से हम लोगों ने 16वें प्रश्न को देखा था और 16वें प्रश्न में हमने बात ये किया था और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। यहाँ पर देखें, उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। ये निर्भीक योजना के बारे में बात कर रहा है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो ये निर्भीक योजना के बारे में पूछ रहा है। इसकी घोषणा कब की गई थी? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है कि 2020-21 में से शुरू किया गया था। नाम क्या है? तो इसका निर्यात ऋण विकास योजना। ये ध्यान यह भी रखना है कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है या नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो स्वाभाविक सी बात है, निर्यात से संबंधित है तो यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह किससे संबंधित है, अभी तक हमने बात किया नहीं है। तो डी आपका निर्यात क्षेत्र से संबंधित है, निर्यात बढ़ाने से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर कितने लोगों ने दिया था? जितने लोगों ने दिया था और जिन लोगों के गलत थे सभी बच्चे एक बार पुनः चेक कर लेंगे और इसे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें इसी से संबंधित। तो बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जहां पर सीधे सीधे उस योजना के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया है, उद्देश्य पूछा गया है, कई योजनाओं के लक्ष्य भी पूछे गए हैं। तो ज़रूरी ये है कि अब अपनी स्ट्रेटजी में जो पढ़ने का तरीका है उसमें बदलाव किया जाए। बदलाव इसलिए करना ज़रूरी है कि केवल योजनाओं के नाम पूछ लेता था या किससे संबंधित है या फिर योजना कब शुरू की गई, किस मंत्रालय से संबंधित है या नोडल मंत्रालय कौन सा है,
इसके अलावा अब जो पूछा जा रहा है वो उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखें ये कब पूछा गया है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, और जो पैटर्न चेंज हुआ था अर्थात जो ई ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन पर पूछा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है समझना। ये किससे संबंधित है, तो यहाँ उद्देश्य क्या है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, सतत जीविकोपार्जन से संबंधित है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको बेरोजगारी भत्ता से जोड़ेंगे। फिलहाल एक बार देख लेते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। सी कह रहा है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। डी कह रहा है कि युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। और ई आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। रोहित कुमार, इनका कहना है कि ई सही है। ठीक बात है। चलिए कितने लोग बता रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर अगस्त की बात की गई है, तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया है, तारीख पूछ लिया है कि कब शुरू किया गया है। तो 5 अगस्त 2018 को इस योजना को शुरू किया गया था। अब सतत जीविकोपार्जन से संबंधित है, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक है, अर्थात ई ऑप्शन आपका सही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2018 में किया गया था। व्यय की बात किया जाए तो 84 करोड़ के आसपास इसमें निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ बजटीय व्यय के साथ ये कहा गया था कि सतत जीविकोपार्जन के लिए कार्य किया जाएगा। सतत जीविकोपार्जन के लिए यह भी ज़रूरी है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन सा था। तो जो नोडल एजेंसी थी इसमें 2 का नाम आता है, एक बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी और साथ ही साथ राज्य ग्रामीण आजीविका विकास मिशन, दोनों का नाम आता है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से इसे शुरू किया गया था और इसे लागू किया गया था। तो इससे संबंधित बातों को हमने देख लिया। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ये निर्धारित किया गया था कि कम से कम 1 लाख गरीब जो हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना, गरीबी रेखा से बाहर निकालना। साथ ही ये कहा गया था कि 24 माह के अंदर, 24 माह में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो 24 माह तक आजीविका देने की बात कही गई थी, 24 माह तक आजीविका। ठीक है, यहां पर आजीविका प्रदान करने की बात आजीविका की बात की गई थी कि 24 माह तक आजीविका प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से आजीविका। ठीक है, तो इसमें आपका सही विकल्प ई है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न कौन सा है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अब ये आपसे पूछ लिया है कि बिहार सरकार ने, इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा गया है कि जो निश्चय योजना है या जो निश्चय सरकार ने निर्धारित किया था, इसकी संख्या कुल 7 है। और यह भी ध्यान रखना है कि भाग 1 और भाग 2 में थोड़ा परिवर्तन है, उनको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो ये कहा गया है कि शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, और डी कह रहा है बाल कल्याण, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपसे 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, बच्चों के नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें से सही है। विवेक कुमार, गुड इवनिंग। कुछ बच्चों ने ई बताया है, कुछ बच्चों ने अभी, कुछ लोगों ने डी बताया है। चलिए, इसमें बाल
जो कल्याण की बात कही गई है यह बाल कल्याण शामिल नहीं है। इसमें 4 बातें ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने बताया कि भाग 1 और 2 है, तो भाग 1 की अभी यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें यह कहा गया था कि महिला रोजगार को बढ़ावा देना, न केवल महिला रोजगार को बढ़ावा देना, साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि साफ जो पीने का पानी है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उपलब्धता के साथ साथ जो सभी परिवार हैं उनको बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया था कि जो आरक्षित रोजगार हैं उनको बढ़ाया जाएगा, आर्थिक जो हल हैं वो किया जाएगा, युवाओं को आर्थिक हल के माध्यम से युवाओं को बल देना, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। साथ ही साथ हर घर बिजली की बात की गई है और हर घर नल के माध्यम से जल की भी बात 7 निश्चयों में शामिल है। तो यहाँ पर 3 तो आपके सामने हैं और 4 और जो मैंने बताया वो सभी इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो नहीं पूछा गया है बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। डी होगा, हाँ गलत होगा। यूपीपीसीएस सहलेज का कहना है कि सर यूपीएससी के बारे में कुछ बताएं। यूपीएससी के बारे में आप क्या जानना चाह रहे हैं? सारी बातें संस्कृति आईएएस के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और बाकी अगर कुछ विशेष बात आपकी है या कुछ जानकारी है तो आप लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही जो मैंने नंबर बताया 9555-124-124 पर आप कॉल करके अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे अगर आपका सवाल यहाँ आ जाए तो मुझे सहूलियत होगी, क्योंकि यूपीएससी के बारे में कोई एक बात नहीं है कि बता करके आपको संतुष्ट किया जा सकता है। यूपीएससी के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप अपना सवाल भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो देखिए भारतमाला परियोजना, आपसे भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा गया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि यह अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। अब अवसंरचना में किससे संबंधित है? चूँकि इसमें आप जो देख रहे हैं सब कुछ अवसंरचना में शामिल है। हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि अवसंरचना का मतलब या आधारभूत संरचना का मतलब, आधारभूत संरचना इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो आर्थिक इकाइयां हैं, इकोनॉमिक यूनिट हैं, ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाई या इकोनॉमिक यूनिट के लिए आधारभूत का काम करें या आधार का काम करें, उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं। तो ये आधारभूत संरचना से के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो दूरसंचार, रेलवे संबंधित है, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी कमेंट करके बताएं। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है, अक्सर ये चर्चा में रहा है, बहुत कॉमन है। तो देख लेते हैं। और चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए शुरू किया गया है, इसीलिए यहाँ डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको वो बातें पता चल सके कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं। इससे हमें ये जानकारी मिल पाएगी कि दरअसल हमें अपनी इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में और बिहार की अर्थव्यवस्था में किन किन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और उन क्वेश्चन को हमें तैयार करना है, उस टॉपिक को तैयार करना है, स्पेशली क्वेश्चन को नहीं, टॉपिक को तैयार करना है। तो इसीलिए आपने थंबनेल में देखा होगा जो बातें लिखी गई हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को समझ रहे हैं, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देख रहे हैं। तो टॉपिक से हमें समझ में आ रहा है। तो योजनाओं से संबंधित ये बातें आप देख रहे हैं, योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या फिर बिहार सरकार की योजना हो, दोनों योजनाओं से प्रश्न पूछा गया है। तो ये भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं अभी आप लोगों के सामने से गुजरा है। कल के सेशन में भी हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर देखें 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ई बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है संबंधित है, संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है।
तो ये दूर संचार से संबंधित नहीं है, रेलवे से संबंधित नहीं है, बंदरगाह से संबंधित नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ई चुन लें, ई चुनेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। अगर इसको मानकर चल रहे हैं तो भी ई आपका नहीं होगा। तो सही विकल्प आपका है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात सड़क और संरचना का विकास करना। अब इससे संबंधित कुछ बातों को ध्यान रखना है। इसकी स्वीकृति मिली थी 2017 में, इसके पहले चरण की स्वीकृति 2017 में मिल गई थी। अब यहाँ आपके सामने एक सवाल ये आता है कि ये जो योजना है ये कैसी है, या इसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप तो दरअसल यह एक अम्ब्रेला योजना है। अब अम्ब्रेला योजना का मतलब क्या होता है, तो उस योजना के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। आप अम्ब्रेला में एक छाते में एक से अधिक लोग आ सकते हैं। तो इस योजना के माध्यम से केवल किसी एक क्षेत्र को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह एक अम्ब्रेला योजना है। उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक गलियारे, जब सड़क और संरचना का विकास होगा तो उसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक गलियारा है उसका विकास करना, क्योंकि आर्थिक गलियारे के विकास के लिए ज़रूरी है कि सड़क और संरचना होनी चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय गलियारा जो है उसकी दक्षता को बढ़ाना है। अगर कनेक्टिविटी ए से लेकर के थोड़े समय के लिए मान लीजिए बी नामक स्थान तक बेहतर होती है, सड़क और संरचना बेहतर होती है, तो यहाँ पर इसके आसपास, इसके दोनों तरफ या इस क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक गलियारा है, राष्ट्रीय आर्थिक गलियारा, वो विकसित होगा और उसमें तीव्रता आएगी। जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसमें तीव्रता आएगी। और हम लोगों ने इकॉनमी में कई बार इस विषय को पढ़ा है, उस पर बात किया है कि जो आधारिक संरचना है या आधारभूत संरचना है या आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं, वो कार्य क्या करता है। तो दरअसल यह उत्पादन को डायरेक्टली नहीं प्रभावित करता, बल्कि उसकी गति को बढ़ा देता है। तो गति को बढ़ाने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए नामक स्थान से आपको बी नामक स्थान तक कच्चा माल ले जाना है या निर्मित माल ले जाना है, तो ये संरचना आपकी गति को बढ़ा देगा। तो गति को बढ़ाने का मतलब ये है कि आर्थिक क्रियाएं यहाँ पर बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय जो सड़कें हैं, उन सड़क अवसंरचना को मजबूत करना। और साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र है, जब हम तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं ये पूरा तटीय क्षेत्र 7,500 किलोमीटर के आसपास, 7,516 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तटीय क्षेत्रों से भी जोड़ना, कनेक्टिविटी भारतमाला परियोजना के माध्यम से बेहतर होगी, और बेहतर होगी तो आर्थिक क्रियाएं भी बढ़ेंगी। तो इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है, ये भी कहा जा रहा है कि इससे दक्षता में सुधार होगा। किससे? माल की ढुलाई, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ यात्रियों का भी तो आवागमन बढ़ेगा। तो जो माल है उसकी आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जिसे संक्षेप में माल की ढुलाई आप कह सकते हैं, और यात्रियों की भी गतिशीलता बढ़ाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि यह ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस गलत कथन को पकड़ पाते हैं। पहला कह रहा है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भृतों से पुनर्भरण में वृद्धि करना, और वर्षा संचय संरचनाओं का निर्माण करना। ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह 67वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है, वर्ष 2022 में पूछा गया है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे।
एक शैलेश नामक स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि सर हम जीएस में आंसर राइटिंग करते हैं लेकिन 80 से 90 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। सर इसके बारे में टॉपिक टिप्स बताएं। और मैं सर सेल्फ़ स्टडी करता हूं। अच्छी बात है, आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं। दरअसल जब डायमेंशन आपको नहीं पता रहेगा कि आपको किन किन क्षेत्रों पर, किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो फिर ये समस्या आपके सामने आएगी। ये बात निश्चित है कि आपके पास कंटेंट का अभाव है, अगर कंटेंट का, या फिर यह भी हो सकता है कि उस विषय की इतनी सटीक जानकारी है कि आप बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो जो यूपीएससी का मानक है, ये ध्यान रखना है कि या 150 की बात कर लीजिए या 250 वर्ड की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, 150 वर्ड में अगर आपसे पूछा गया है तो आप 140 लिख सकते हैं या 160 लिख सकते हैं। इतना आप फैल सकते हैं या सिकुड़ सकते हैं। फैलने और सिकुड़ने का मतलब ये है कि आप इतना जा सकते हैं। 10 वर्ड आप कम कर सकते हैं, 10 वर्ड बढ़ा सकते हैं। लिखते लिखते वो बातें पता नहीं चलती थी, इतना चल जाता है। 250 का जो दिया गया है, इसमें आप 240 तक लिख सकते हैं और मैक्सिमम आपको करना चाहिए 260 वर्ड में अपनी बातों को समेट लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके अगले जो प्रश्न हैं उनके लिए समय कम बचता है और फिर आपके क्वेश्चन छूटते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा भटकाव होगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए अभी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। चूँकि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको डायमेंशन नहीं पता होगा, संभवतः ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। मैं यह भी मान रहा हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत कंसाइज अर्थात कम शब्दों में अपनी बात आप रख पा रहे हैं। तो यह भी गलती है क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि इतने वर्ड में आपको लिखना है। तो ये बातें आपको पूरा करना पड़ेगा, यूपीएससी की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल हम इस पर कभी भी बात कर सकते हैं, अगली क्लास में या इससे संबंधित जो भी क्लास होगी उसमें बात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, दोबारा से पढ़ देता हूँ। कुओं का निर्माण, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि करना, या वर्षा संचय संरचनाओं का निर्माण, वर्षा जल के संचय की संरचनाओं का निर्माण। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पर सही विकल्प इसमें कितने लोगों ने बताया है? कुछ लोगों ने ई बताया है, ये जो आपका सुझाव है HP, दरअसल थैंक यू, आपने ये सोचा और आपकी जो भावनाएं हैं उसका सम्मान किया जा रहा है, सम्मान कर रहा हूं। लेकिन ये सारे प्रोग्राम क्लासरूम में पहले से ही शुरू किया जा चुका है और वहां पर QAD कराया जाता है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीरीज़ के बारे में संस्थान निर्णय लेगा और वो डिसाइड करेगा कि वो शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपकी बातें जो हमारी टीम है, हमारी टीम तक पहुँच गई होंगी या हमारी टीम तक पहुँच जाएंगी, वो टीम देखेगी, फिर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपका सुझाव अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखें, आपसे जो पूछा गया है इसमें दरअसल कुओं का निर्माण करना शामिल नहीं है। जब आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं तो सिंचाई के कितने साधन हैं, उन साधनों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पंप सेट या पंपिंग सेट या फिर नहरों से, कुओं से। तो ये जो कुओं से सिंचाई की व्यवस्था अब ये ख़त्म हो चुकी है, लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे कब लागू किया गया। यह 2015 में लागू किया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में कई क्वेश्चन आपने देखा कि उद्देश्य से संबंधित पूछा गया है, केवल कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है,
या उद्देश्यों को लेकर के उसके इर्द गिर्द और सवाल पूछे गए हैं। तो उद्देश्य में सिंचाई प्रणाली में निवेश करने की बात कही गई थी, निवेश आकर्षित करना, और निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कृषि भूमि का विस्तार करना। जब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तो इसका मतलब यह है जो सिंचित भूमि है उसका विस्तार होगा या कृषि भूमि है उसका विस्तार होगा। और इसी के साथ साथ कृषि भूमि के विस्तार के अलावा जो पानी की बर्बादी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी आपने पढ़ा होगा। तो इससे संबंधित जो और बातें हैं उसमें ये शामिल है कि पानी की बर्बादी को कम करना। अब पानी की बर्बादी के साथ साथ प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना भी इसमें शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं। तो इसमें सही विकल्प आपका डी है, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन है। अब राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिहार स्पेशल से संबंधित जो और बातें हैं, जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित या फिर उसके राजकोषीय नीति से संबंधित या जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, पहला कह रहा है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। बी कह रहा है एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। सी कह रहा है एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है। और डी कह रहा है एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तो सेबी तो यहाँ हो नहीं सकता, सेबी शेयर बाजार। ठीक है, ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप सभी एक बार चूज करके बताएं कौन सा होगा। यह 67वें बीपीएससी में पूछा गया है, अर्थात 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। देख लेते हैं कितने बच्चे सही जवाब दिए हैं। चलिए, दीपक का कहना है कि बी सही है। बाकी बच्चे भी एक बार कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें से सही है। देखिए, इसका विनियमन आपसे पूछा गया है, यहां पर इसके बारे में जो पूछा गया है और ये कहा गया है विनियमित करना। ठीक है, तो एनपीएस को अर्थात जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है, इस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इसे विनियमित किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि एनपीएस जो है पेंशन और निवेश योजना है। पेंशन और निवेश योजना का मतलब ये है कि अगर इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो आप निवेश भी कर रहे हैं और इस योजना का साथ साथ आपको लाभ भी मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे 1 जनवरी 2004 में शुरू किया गया था, 2004 में इसे शुरू किया गया था। साथ ही साथ यह लागू किस पर होता है, तो निजी और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, निजी और असंगठित का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी इस तरह के आप देखते हैं जो दैनिक मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करते हैं, उन सब के लिए इसे लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसका विनियमन कौन करता है, विनियमित कौन करता है, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, आपका ए विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते सॉरी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चूंकि आपका यहाँ पर प्रश्न खत्म होता है, अब बिहार स्पेशल जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम जो जनगणना है 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ जो संगठन हैं, अलग अलग संगठन, जैसे आप आईएमएफ की बात कर लीजिए, आईएमएफ या फिर डब्ल्यूटीओ से संबंधित
जो प्रश्न पूछे गए हैं या आसियान से प्रश्न पूछे गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूछे गए हैं, तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये बताता है कि इसका दायरा इधर तक भी है। जो प्रश्न पूछा गया है आपके सिलेबस में वो सारी बातें शामिल हैं। तो सभी प्रश्नों की प्रकृति को और सभी प्रश्नों को देख करके आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि वो सब कुछ आपके सिलेबस में शामिल है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य ही यही है कि हम उसका मैक्रो एनालिसिस करें, सूक्ष्म अवलोकन करें कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है। क्योंकि जो आपके पास सिलेबस है या सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया है उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है इकोनॉमिक सर्वे, वैसे ही आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष पहली बार प्रकाशित किया गया था। 2004-05 में, 2004-05 के साथ साथ 2006-07, 2008-09, 2009-10 और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। 21, अच्छा, संजन कुमार का कहना है कि 21 का ई सही है। कैसे ई सही है? कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग वही सही है। ठीक है, चलिए अब बिहार स्पेशल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वो वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था, अर्थात उसका प्रकाशन शुरू किया गया था, पहली बार इसी समय प्रस्तुत किया गया था। यह विधानसभा में राज्य विधानसभा में पहली बार इसी समय प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा इसमें जानकारी क्या दी गई थी, तो ये बताया गया था बिहार जो है सभी राज्यों में सभी जो सूचकांक हैं उन सभी सूचकांकों में बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे है। तो इससे ये बातें पता चली। और अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो 2021-22 में जो इनका आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जो आया है वो कितने नंबर का है, तो 16वीं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इस समय आई थी, अर्थात 2021-22 में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपका सही विकल्प कौन सा होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? यहाँ पर इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी की बात की जा रही है। एफडीआई आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी, यूएसए की कोई कंपनी है, ये कंपनी भारत में आती है और यहाँ एक आप ऐसे कह लीजिए प्लॉट लिया और प्लॉट ले करके यहाँ अपनी कंपनी स्थापित की और फिर यहाँ पर उत्पादन शुरू किया। तो उत्पादन शुरू करने के लिए इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर के आएगा? क्योंकि इसे लाभ कमाना है, टेक्नोलॉजी यूएसए में अच्छी है तो यहाँ से लेकर के आएगा। तो एफडीआई और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसे एफआईआई कहा जाता है। तो इसकी अपेक्षा कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफडीआई क्या अधिक अस्थाई है या दोनों में से अधिक अस्थाई कौन है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आपसे ये पूछा गया है कि एफडीआई इक्विटी आकर्षित किया सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रक में? तो सेवा क्षेत्रक, इस्पात क्षेत्रक, कृषि में प्रसंस्करण उद्योग और सीमेंट उद्योग, इन सब में से किस में सबसे ज़्यादा रहा? और ये ऑप्शन आपके सामने है ही। ये जो प्रश्न पूछा गया है आपसे 64वें बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कौन सा इसमें से सही है, जल्दी कमेंट करके बताएं। इसमें आपका सेवा क्षेत्रक है। सेवा क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो देखने को मिला, अर्थात एफडीआई का प्रवाह रहा, एफडीआई आया। अब वो जो सेवा क्षेत्रक है हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्रक अधिक मजबूत है, इसीलिए इसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, सर्विस इकोनॉमी। और कई बार हम लोगों ने इस विषय पर बात कर लिया था कि जो विकास का चरण होता है, एक जो क्रम होता है, प्राथमिक के बाद द्वितीयक अर्थात कृषि क्षेत्र के बाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, फिर तृतीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, और तृतीय क्षेत्र की जीडीपी में योगदान और रोजगार में योगदान विकसित देशों में देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेवा क्षेत्र ज़्यादा मजबूत है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा जो द्वितीय सेक्टर है वो अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाया, इस वजह से यहाँ पर आबादी शिफ्ट हो गई और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वह जीडीपी में और जो रोजगार है ज़्यादा योगदान देता है, अर्थात 50% से अधिक है, 53% के आसपास है। ठीक है, तो चलिए इसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ये 2017-18 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 65%, 67% और 68%, 70%। और ये आपसे पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या। ठीक है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सेकंड का डी बता रहे हैं। ठीक बात है। आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को एक बार देखें और कमेंट करके बताएं। देखिए इसमें से ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना ही ये है। जब ये 17-18 के बारे में पूछा जा रहा है उस समय कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र इसमें जो निर्भरता है जनसंख्या के प्रतिशत की बात की जाए 80% थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया है तो आपका सही विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वाला हिस्सा आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब सवाल यह भी है कि इसमें निर्भरता कृषि क्षेत्र में कितना है, 80% हमने बात कर लिया। विशेष बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय जो हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आंकड़ा था, उस आंकड़े के आधार पर हमने देखा था कि इसकी वृद्धि जो बिहार की वृद्धि दर है वो अधिक रही थी। वृद्धि दर कितनी रही थी, तो कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे तो 2.3% रही थी, उद्योगों में 4.8% देखने को मिला था, इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में 8.5 देखने को मिला था। तो ये आंकड़े याद रहने चाहिए, यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। ये 16-17 के बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्थिक विकास 6.3% और बी कह रहा है 7.3% और सी कह रहा है बी 7.3, सी 8.3 और डी 9.3। ई ऑप्शन भी है, 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2018 में पूछा गया है। बताइए कमेंट करके। चौथा प्रश्न जल्दी कमेंट करके बताएं। देखिए 2016-17 के बारे में आपसे पूछा गया है, तो उस समय इसमें से कोई भी नहीं होगा, ई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट आंकड़ा दिया गया है वो 9.3% है, जबकि जो विकास दर उस समय रही थी, उस समय यहाँ पर आर्थिक विकास दर वो 10.3% रही थी।
तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। आर्थिक विकास दर 10.3। साथ ही 2021-22 में बात किया जाएगा तो राज्य का जो विकास दर है वो 10.98। 2021-22, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि नया आंकड़ा है तो नया आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। 10.98% है। साथ ही यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के क्या रहा है, तो राष्ट्रीय विकास दर की 8.68, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। आपका इसमें ई सही है। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था। यहाँ पर करेंट प्राइस पर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य की जब बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आप आधार वर्ष लेंगे और आधार वर्ष के अनुसार बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मौजूदा कीमतों पर, मौजूद लिखा गया है, मौजूदा कीमतों पर क्या है, तो इसमें कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखें, चूंकि मौजूदा कीमत की बात कर रहा है तो इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। यहाँ इतना करोड़ बताया गया है, फिर इतने करोड़ बताया गया है। ये आंकड़ा स्वाभाविक सी बात है कि याद करना पड़ेगा। जब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो आंकड़ा आप लोगों को याद रखना भी पड़ेगा। ई ऑप्शन पूछा गया है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, यहाँ पर 2019 में पूछा गया है। जल्दी कमेंट करके बताएं इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें से आपका सही है, सही ए विकल्प होगा। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें 2021-22 की बात होगी तो जो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग 7 का आंकड़ा है, 7 करोड़ ऐसे करके 7,57,00,000 के आसपास, इतना करोड़ के आसपास है। तो ये आंकड़ा 2017-18 का है और मैं जो बता रहा हूँ ये आंकड़ा 2021-22 का है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वार्षिक वृद्धि आपसे पूछा जा सकता है कि वार्षिक वृद्धि कितनी है, तो 2019-20 में वार्षिक वृद्धि 11% बताया गया है, जो वार्षिक वृद्धि की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प ए होगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली, ठीक है, किससे संबंधित है या क्या है, तो पहला कह रहा है, ये कह रहा है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, बिना कागज के बनाना। बी कह रहा है बैंकों की जो एनपीए की समस्या है उसको हल करना। अब अभी तक एनपीए के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एनपीए भी आ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आ गया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से संबंधित भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अभी तक जो हमने देखा था उसमें कहीं एनपीए की चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, तो एनपीए क्या है? ऐसी परिसंपत्ति, यहाँ पर देखिए, ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं, इसकी बात की जा रही है। बैंक की एनपीए की समस्या को हल करेगी। सी कह रहा है राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। डी कह रहा है स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आप देखें, यह जो क्वेश्चन पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2020 में पूछा गया है। तो 20, 21 और 22, 20 के बाद, हाँ ठीक है, 66वीं, 67वीं और 68वीं अभी परीक्षा हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है। हम जो आगे के लिए बात कर रहे हैं 69वीं बीपीएससी के लिए हम बात कर रहे हैं, और जो बैच शुरू किया गया है बीपीएससी, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, वह 69वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है, उसी के लिए डेडिकेटेड बैच है। तो चलिए बताइए, ठीक है, रोहित कुमार 675.45 आप करोड़ बता रहे हैं।
दरअसल इतना नहीं है, 757,026 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये आंकड़ा है। इसके बारे में बताइए छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न सभी लोग, दरअसल यहां पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है, और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है तो कुछ ऐसी बातें होंगी जहां से बचत करने की बात की जाएगी। तो अगर पेपर वर्क किया जाएगा तो पेपर वर्क पर खर्च ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह हुआ कि राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने से संबंधित है। बनाने के लिए ये योजना 1 अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी। तो आपको यहीं से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये योजना 1 अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी। दूसरी बात यह है, डिजिटल माध्यम से ये कहा गया कि डिजिटल माध्यम से बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा या बजट बनाया जाएगा। निगरानी के साथ साथ नियंत्रण भी करेगा। एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो राजस्व के प्राप्ति और व्यय दोनों से संबंधित होगा। बजट का अनुमान इसमें शामिल होगा, साथ ही साथ जो लंबित विधेयक हैं उनकी बात, और जो ई भुगतान, इन सबको डिजिटली करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तो ये कागज रहित बनाना, समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन माध्यम से करना, बनाने की बात कही गई है। ये आपका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर, अब यहाँ स्थिर कीमतों पर आपसे पूछा गया है। एक चालू कीमतों पर पूछा गया था, यहाँ पर स्थिर कीमतों के बारे में पूछा गया है। पर देश की तुलना में कम है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में जो देश में निवास करने वाली जनसंख्या है उसकी आय कितनी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय देश की तुलना में राज्य का क्या योगदान है, या प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्ष 2019 में यह थी 18-19 में। ए कह रहा है राष्ट्रीय औसत का 75%, बी कह रहा है राष्ट्रीय औसत का 60%, सी कह रहा है राष्ट्रीय औसत का 50%, डी कह रहा है राष्ट्रीय औसत का 33%। सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। चलिए यहां पर देखिए, सही विकल्प आपका होगा राष्ट्रीय औसत का 33%, आपका सही विकल्प है। चूंकि इसमें पूछा गया है जो देश के बारे में, जो देश की प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में, और राज्य का प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में। तो ये दोनों के लिए तुलनात्मक है। आपका डी विकल्प सही है, 33% है। यह भी ध्यान रखना है कि 2015 से लेकर के 2021 तक बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद रहा है 13.17% रहा है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, सकल घरेलू उत्पाद 2019 में यह 33% रहा है, जो हम लोगों ने अभी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% दर से वृद्धि हुई है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात ये कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है। कितनी वृद्धि हुई है? 2.3%। बी कह रहा है बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है। साथ ही सी कह रहा है बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की दर से वृद्धि हुई है। डी कह रहा है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ई ऑप्शन आपके सामने है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ ये देख लीजिए 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2020 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी जो लोग अभी ऑनलाइन हैं कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये सभी आंकड़े ए
बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में जो 2.3% बताया गया ये बिल्कुल सही है, वृद्धि हुई है। कब के अनुसार? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। बी कह रहा है कि बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। ये भी जो डेटा दिया गया है सही है, कथन सही है। सी कह रहा है बिहार में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है, ये औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, 8.5% की दर से वृद्धि हुई है, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। जो डी कह रहा है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि 2.8% की दर से इसमें वृद्धि हुई है, दरअसल यही गलत है। बाकी सभी जो ऊपर दिए गए हैं कथन वो सभी सही हैं, ये आपके सही हैं, ये गलत है। चूंकि यहाँ से कथन गलत कथन पूछा गया है तो आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ बढ़ते क्रम में, ठीक। तो निम्न जिलों अर्थात जो जिला दिया गया है नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना। नालंदा, पटना, मुंगेर, और सी कह रहा है पटना, मुंगेर, नालंदा। डी कह रहा है मुंगेर, नालंदा और पटना। अब यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए और जैसे यहाँ पर पटना कर दिया जाए और फिर उसके बाद मुंगेर कर दिया जाए, तो अक्सर जो स्टूडेंट हैं और कॉमन जो मेंटलिटी है वो कहाँ पर जाएगी? वो इसी पर जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है, ये बढ़ते स्तर के अनुसार पूछा गया है। तो जो बढ़ रहा है लगातार, आप इसको ना सही करके ऐसे करेंगे कि तीसरे स्थान पर है नालंदा, नालंदा के बाद मुंगेर है और मुंगेर के बाद पटना है, तो इस हिसाब से आपका सही विकल्प ई होगा। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। पटना में कितना है? 44.3% है। साथ ही साथ मुंगेर में 28.3% के आसपास है। नालंदा में 26.2% है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ते क्रम में आपको बताया गया, इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GHDP की बात कर रहा है का होगा, का होने का अनुमान है। चूंकि अनुमान की बात कही गई है, अनुमान ही है, 2022-23 की बात की जा रही है तो अनुमान है। 3.18%, बी कह रहा है 12.1%, सी कह रहा है 3.47% और डी कह रहा है 9.89%। तो बताएं इसमें से कौन सा सही है? ई ऑप्शन भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपसे पूछा गया है 67वें बीपीएससी 67th बीपीएससी में वर्ष 2022 में। 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अर्थात 69वीं बीपीएससी, और उसके लिए कोर्स लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। 4 सितंबर से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम 5 बजे से। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं इसमें से सही कौन सा है। 10वां प्रश्न, राजकोषीय घाटे से संबंधित सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कितना है। सही विकल्प आपका है जो उसमें बताया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना होगा, तो 3.47% बताया गया है। जो संशोधित अनुमान है उसके लिए बताया गया है कि 11.5% के आसपास होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके 2 भाग हैं, जो निश्चय योजना है भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। आपसे यहाँ पर हिस्सा नहीं है पूछा गया है, ठीक। पहले भी आपसे यही पूछा गया था कि उन 7 निश्चय योजनाओं में शामिल नहीं है या उसके संबंध में गलत है, तो ये आप दोबारा से दूसरा वाला जो है दूसरा भाग उसके बारे में पूछा गया है। क्या कह रहा है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला,
सी कह रहा है हर खेत में सिंचाई का पानी, और डी कह रहा है सभी के लिए वायु मार्ग, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर कितना लल्लू टाइप क्वेश्चन है। कोई भी अगर योजना होगी तो क्या सभी के लिए वायु मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है? थोड़ा सा अगर इसको समझा जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। आप देखिए, आपसे कहा गया है कि सभी के लिए वायु मार्ग, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबको वायु मार्ग सरकार उपलब्ध करा पाए? तो ये इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, तो जो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, इसके अलावा जो बातें इसमें देखी जा रही हैं, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, साथ ही साथ कनेक्टिविटी होगी आसान, अर्थात कनेक्टिविटी सभी क्षेत्रों में आसान होगी, और सबके लिए स्वास्थ्य की भी बात कही गई है। तो यहाँ देखिए, ये तो है ही, ये तो है ही, यह भी शामिल है, ये जो 3 इसमें शामिल हैं प्लस 4 जो अभी हम लोगों ने बात किया। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? ये इसमें शामिल नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, डी आपका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। अब बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनने के लिए कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो अगर आपको पता है कि किस जिले में पर कैपिटा इनकम कितना है तो उसके आधार पर आप सही कर सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो ए कह रहा है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, और बी कह रहा है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। सी कह रहा है पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, और डी कह रहा है अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण और शिवहर, किशनगंज, और ई ऑप्शन आपके सामने है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 67वें बीपीएससी में, वर्ष 2022 में आपसे पूछा गया है। जल्दी कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो इसमें आपका सही क्रम है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में इधर की तरफ बढ़ते क्रम में, तो आपका सही विकल्प इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसमें केवल रटा जा सकता है कि कितना है कितना नहीं है। अगर आपने रट लिया तो ठीक है, चीज़ें याद हैं तो ठीक है, अन्यथा इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? यहाँ पर दरअसल आपको बताना है कि 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? 3% रही, 2% रही, 2.5% रही, और डी कह रहा है उपरोक्त में से 1 से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये जो विकल्प हैं ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ठीक है, तो बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। यह 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, लेटेस्ट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें से सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका सही विकल्प है 2.5 रहा है। 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.5 रही है। ठीक है, साथ ही साथ अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? यहाँ पर महिला कार्यबल की बात की जा रही है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें से सही है। देखें आपके सामने है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में से और 6.5% शहरी क्षेत्र में, और बी कह रहा है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में।
सी कह रहा है 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1 शहरी क्षेत्रों में। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां पर ध्यान रखना है, आपका सही विकल्प 4% ग्रामीण क्षेत्रों से और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। सही विकल्प आपका ये होगा। जो महिला कर्मचारी हैं 40% यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है और कुल की बात किया जाए तो 32.3%। साथ ही साथ रोजगार इन्हें अधिकांशतः किस क्षेत्र में मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाएं जो हैं कृषि क्षेत्र में अधिक नियोजित होती हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है। और बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने हैं, तो 66.8% के आसपास हैं, 66.8% के आसपास। तो इससे संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो महत्वपूर्ण है उनको हमें देखना है, समझना है। साथ ही जो 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं, चूँकि जनगणना हुई नहीं है, कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसको हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।